हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भूगोल के, अर्थशास्त्र के और सामाजिक विज्ञान की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी नीचे इंग्लिश में आपको सारे के सारे क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। ओके, और वो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस वीडियो के लिंक पे जाके क्लिक करो, कमेंट बॉक्स में देखो। मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो उसी में से आए हैं, वो खुद ही आपको बता देंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन पेपर भी सेंड किए, 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन सेम थे। 1 नंबर के क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यार देखो, चैप्टर करना अलग बात होती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना अलग बात होती है। 1-1 नंबर के तो सारे क्वेश्चन कोई आपको नहीं बता सकता, बट 5-5 नंबर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चों ने सेंड किया और वो मिलता ना हो। 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन डिट्टो, 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन डिट्टो, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो 2 मार्क्स से थे वो सारे। 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स वाइज मैंने लिंक दे रखा है, तो उन चैप्टर को जाकर देखो। क्योंकि चैप्टर करना अलग बात होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना अलग बात होती है। और बट अगर आपका एग्जाम कल ही है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करो, वो ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो बाकी मैप वगैरह की वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंपॉर्टेंट मैप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, अगर ये वीडियो देखी है तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी मीडियम की ये वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले मेरे को बहुत बोलते हैं सर आप हिंदी में अपलोड नहीं करते, जबकि मैं सारी वीडियो जो इंग्लिश में अपलोड करता हूँ हिंदी में भी करता हूँ। तो चलो यार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के कितने वर्ग में विभाजित था? 3 वर्ग में, यानी 3 वर्ग के लोग थे। प्रथम स्टेट, द्वितीयक स्टेट और तृतीयक स्टेट। ठीक है, प्रथम वर्ग में सारे के सारे चर्च के पादरी वगैरह आते थे। द्वितीयक में कुलीन वर्ग यानी अमीर लोग आते थे। तृतीयक वर्ग में छोटे किसान बिजनेसमैन, ये सारे के सारे मध्यम वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, किसान, वकील, ये सारे कर्मचारी तृतीयक स्टेट में आते थे। और एक और बात इससे रिलेटेड है कि जो तृतीयक वर्ग के है ना, उन्हीं से ही कर लिया जाता था, उन्हीं से टैक्स लिया जाता था। और टैक्स कितने कितने टाइप के टैक्स लिए जाते थे, यानी टैक्स कितने टाइप के होते थे, जो कर है वो कितने टाइप के होते थे? जो कर है उस टाइम 2 टाइप के होते थे, 2 प्रकार के कर होते थे। ठीक है, कौन कौन से कर होते थे? 2 प्रकार के, एक तो होता था टाइद और एक होता था टाइल। ठीक है, टाइद वो होता था जो तृतीयक वर्ग किसको देता था? चर्च वगैरह को देता था। तृतीयक वर्ग जो प्रथम वर्ग वाले लोगों को जो टैक्स देता था उसको कहते थे टाइड। टाइद ये रिलीजियस यानी एक धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, और तृतीयक वर्ग जो स्टेट को तृतीयक स्टेट जो सरकार को देता था, सरकार में कौन? राजा लुई 16 को जो कर देते थे उसको कहते थे टाइल। ठीक है, और जो टाइद की बात करें तो अपनी प्रोडक्शन का, अपने उत्पादन का 10% देना पड़ता था किसान को। किसको देना पड़ता था? चर्च को। और जो किसान थे वो कौन सी स्टेट में आते थे? तृतीयक स्टेट में आते थे। मैक्सिमम जो लोग थे वो तृतीयक स्टेट से ही थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग बहुत कम थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे, ये रहे जी। ठीक है, पहला तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण और सुधारकों एवं विचारकों के प्रभाव। तो सबसे पहले तो सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण ये था, सोसाइटी बहुत वर्गों में बटी हुई थी, जो सामाजिक विभेद आ रहे थे, मतलब अलग अलग भेदभाव वगैरह किया जाता था, और मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। और मध्यम वर्ग टीचर वगैरह वो कह रहे थे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, सिर्फ तृतीयक स्टेट से क्यों टैक्स लिया जाता है, तो इसी वजह से क्रांति हुई। सेकंड है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या? 12 अरब लिब्रे का लोन यानी कर्ज चढ़ा हुआ था, राजकोष एकदम खाली था। जीविका संकट का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, बट खाना पीना लोगों को ढंग से नहीं मिल रहा था, प्राइसेस भी बढ़ रहे थे और उनकी जो आय है वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो ये जीविका संकट भी आ रहा था। कर व्यवस्था से लोग ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक ही वर्ग को, एक ही स्टेट को टैक्स वगैरह देना पड़ता था, कर वगैरह देना पड़ता था। ये तो आर्थिक कारण है। राजनीतिक कारण, अयोग्य शासन, यानी लुई 16 अच्छे से शासन नहीं चला रहा था। विशेष अधिकार, किसको दिए गए थे विशेष अधिकार? प्रथम और द्वितीयक स्टेट को विशेष अधिकार दिए गए थे, लोग इससे भी परेशान थे जिसकी वजह से उन्होंने क्रांति करी। तत्कालीन कारण क्या थे? अभी तक जो ये पढ़े हैं ना आपने, ये असामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण, ये तो बहुत पहले से भी चले आ रहे थे, बट उस टाइम ही क्रांति क्यों हुई? 1789 में क्रांति इस वजह से हुई क्योंकि तत्कालिक कारण ये था कि लुई 16 नए टाइप के टैक्स लेकर आ गया था, कर बढ़ाने की मांग कर दी थी उसने। ठीक है, और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि सुधारकों और विचारकों का प्रभाव भी पड़ रहा था उस टाइम में। 1789 की बात करें तो जो रूसो और मिराबे और आबे सीए, ये अलग अलग टाइप के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें, ये प्रथम और द्वितीयक स्टेट थे बट फिर भी ये चाहते थे कि जो टैक्स वगैरह है जो प्रथम थर्ड स्टेट से ही ना लिया जाए, भेदभाव ना किया जाए, तो ये इनका प्रभाव पड़ा और क्रांति करी लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लुई 16 का राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी की आर्थिक स्थिति कैसी थी। फ्रांस की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजकोष एकदम खाली था। युद्ध के कारण पैसे के संसाधन, वित्तीय संसाधन नष्ट हो रहे थे। शान शौकत जो लुई 16 था उसे अपनी फिजूल खर्ची में लगा देता था। 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज चढ़ा हुआ था और जिसने कर्ज दिया था वो अब ब्याज की मांग कर रहे थे। तो यानी जो आर्थिक हालत थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैकोबिन्स क्लब क्या था। तो जैकोबिन्स क्लब मैं आपको बता देता हूँ, जैकोबिन्स क्लब सेंट जैकोब के नाम से पड़ा था। जैकोबिन्स क्लब के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये याद रखना, महंगी बातचीत वाला व्यक्ति था, बदमाश था, पूरा कति बदमाश था वो। ठीक है, बहुत बुरे काम किए थे उसने अपने टाइम में। और अब वो एक बात देख लेते हैं कि जैकोबिन्स क्लब में कौन कौन शामिल था, जैकोबिन्स क्लब में कौन कौन लोग शामिल थे। तो जैकोबिन्स क्लब में ना समाज के कम समृद्ध हिस्सा था, यानी गरीब लोग थे इसमें ज़्यादातर, जो ज़्यादा अमीर नहीं थे। दुकानदार, कारीगर, घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाला, दिहाड़ी मजदूर, ये सारे के सारे जो जैकोबिन्स क्लब में शामिल थे। और जैकोबिन क्लब को ना सैन कुलात भी कहा जाता था। अबे सैन कुलात का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं। जैकोबिन्स क्लब की जो ड्रेस होती थी ना वो बिल्कुल क्या कहते हैं, जो गोदी कामगार होते थे ना, गोदी कामगार का मतलब होता है जो जहाज वगैरह से सामान उतारते चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल उनके कपड़ों जैसे मिलती थी। ठीक है, और ये कैसे कपड़े पहनते थे, धारीदार पैंटे, महंगी बात मतलब फैशनेबल कपड़े पहनते थे, धारीदार पैंटे पहनते थे और बिना घुटनों वाली यानी लंबी पतलून पहनते थे। ठीक है, और ये अपने आप को कुलीन वर्गों से अलग दिखाना चाहते थे। ठीक है, और ये ऐसी पैंटें पहनते थे जो घुटनों से नीचे होती थी और उनके घुटने दिखाई नहीं देते थे, तो इसलिए इनको सैनकुलात कहा जाता था। सैनकुलात का मतलब होता है बिना घुटने वाला। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि आतंक का माहौल। अब मैं बता दूं, रॉबेस्पियर तो जो था, मैक्समिलियन जो रॉबेस्पियर था, वो 1793 में मतलब सत्ता उसके हाथ में आई, वो मतलब वो बन गया था, डिक्टेटर बन गया था, तानाशाह बन गया था। 1793 से 1794 तक यानी एक साल उसने शासन किया। एक साल उसने अपना मतलब जो मर्जी आई वो करा। बहुत लोगों को जो उसकी बात नहीं मानता था उसको दंड वगैरह देता था, और अपनी अपनी पार्टी के सदस्यों को यानी जैकोबिन्स क्लब के लोगों को मारने लग गया था वो। तो इसी टाइम को यानी 1793 से 1794 के एक साल को ही आतंक का माहौल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत आतंक का माहौल कर दिया था क्रिएट, किसने, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये ओके, जो टैक्स थे वो कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ये जो 6 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे आते हैं कि दुनिया के लिए फ्रांसीसी जो क्रांति थी कौन सी विरासत छोड़ गई, यानी लोगों को जब फ्रांसीसी क्रांति हो गई तो क्या क्या सीखने को मिला या क्या क्या सीख मिली फ्रांसीसी क्रांति से। सबसे पहले तो स्वतंत्रता का विचार पूरी दुनिया में फैला फ्रांसीसी क्रांति से। समानता का सिद्धांत फैला, बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना फैली। प्रजातंत्र का विचार, प्रजातंत्र का मतलब होता है जहाँ पर लोगों का राज चले, प्रजा का राज चले, तो ये भी विचार फैल रहा था। और समांतवाद यानी राजा रानी का जो चलता था ना शासन, बुरा शासन, उसका अंत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ये कर बता चुका हूँ, 2 होते हैं टाइद और टाइल। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से कर होते हैं। अच्छा, एक और बात है कि जो हमारा ये लुई 16 था वो कौन से खानदान से था, राजवंश से था, वो भी नीचे कमेंट करके बताओ, आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है वो। ओके, एंड फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। महिलाओं का जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आएंगे। उनको कोई भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, उनको अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था, उनको उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको किसी भी टाइप की क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। उनको अपनी मर्जी से तलाक लेने का भी अधिकार नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति होने के बावजूद भी उनके अधिकारों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। उनको वोटिंग का राइट यानी उनको मताधिकार का जो राइट था, अधिकार था, वो भी 1946 में मिला, यानी बहुत बाद में मिला। ये क्वेश्चन तो ऐसा था जो आप बना के भी लिख सकते थे, बट फिर भी मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये राजी। ठीक है, मतलब बहुत कोई अधिकार नहीं दिए गए थे उनको, बहुत बुरा होता था, दूसरे दर्जे का व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, कर्ज दिया जाता था, कर का दर्जा दिया जाता था, दर्जे का कर, मतलब बहुत बुरा समझा जाता था उनको। संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गलत प्रथाओं से भी नज़रअंदाज किया गया, मतलब दास प्रथा जैसी गलत प्रथाओं से भी नज़रअंदाज, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी महिलाओं की। ठीक है, घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं को अधिकार, पुरुषों को अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा था जो आप बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषता बताइए। 1791 में कुछ कानून बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना था यानी संविधान बना था, और उसकी क्या क्या विशेषता थी। तो क्या क्या था उसमें, उसमें क्या क्या कानून थे। पहला तो राजा की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस को संवैधानिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, यानी अब लीडर चुन के काम होगा, राजा रानी वाला कोई शासन नहीं है। तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियां बांट दी गई थी। अब अगर आपने सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो होती है जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका वो होती है जो न्याय करती है। ठीक है, तो इनमें बांट दिया गया था, संस्थाएं बना दी गई थी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के नाम की, और नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पहले किसके पास था अधिकार, राजा के पास अधिकार था, बट अब नेशनल असेंबली को दे दिया। नेशनल असेंबली में कौन बैठते थे, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते थे। और वोटिंग राइट्स, वोट देने का राइट दे दिया गया। जो भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर हो और जो पुरुष हो, यानी जो भी पुरुष 25 साल से ऊपर हो और 3 दिन की जो मजदूर की मजदूरी होती है ना, उसके बराबर कर देता हो, यानी ध्यान से सुनो, उसको कहते थे सक्रिय नागरिक, और सक्रिय नागरिक को ही वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा आपका कि सक्रिय नागरिक कौन होते हैं। सक्रिय नागरिक वो होते हैं जो पुरुष होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर होती है और जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर देते हो। ठीक है, उनको हम सक्रिय नागरिक कहते हैं और उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ठीक है जी, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो समझ आ गया ना कानून क्या क्या बनाए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, सक्रिय नागरिक वाला 10th क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या क्या वो पारित किए थे। ये रजी 4 अगस्त 1791 को 3 जो वो पारित किए थे, कानून पारित किया था नेशनल असेंबली ने। पहला तो सीमांत व्यवस्था का उन्मूलन होगा, सीमांती व्यवस्था का उन्मूलन, राजा रानी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरा ये बोला था कि पादरी वर्ग के अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया, यानी पादरी वर्ग जो था, यानी प्रथम स्टेट के जो लोग थे, उनको बोल दिया गया कि आपको जो भी अधिकार दिए गए ना आपको छोड़ने पड़ेंगे। उनकी जमीन जब्त कर ली थी और धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। धार्मिक कर कौन से वाले, टाइद को समाप्त कर दिया था। समझ आ गए, 3 चीजें, समांती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था राजा रानी वाले सिस्टम को। पादरी वर्ग को अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। एक जो चीज़ मैंने नहीं लिखी वो ये है कि पादरी वर्गों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए भी विवश कर दिया गया था, और साथ में धार्मिक कर को भी समाप्त कर दिया गया। ओके, चलो जी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बता दूं यार, अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ज़रूर करो, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मैं उस चैनल से ट्राई करके देखूंगा, अगर वो चैनल मोनेटाइज होता है तो वैसे आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो। आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उस न्यू चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहो तो मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेपोलियन का उदय को कैसे समझा जा सकता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट, आपको पता है कि ये जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया था। पहले तो मैं इसी से समझा देता हूँ, चलो आ ही जाते हैं आंसर पे यार। चलो 1799 में क्या हुआ था कि वो जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी वो हट गई थी, और अब आ गई थी डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी में फ्रांस का प्रथम काउंसिल बनाया गया। 1793 से 1796 तक पश्चिमी यूरोप की विजय हुई। ये पूरा का पूरा ब्यौरा दे रखा है। ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ क्योंकि मेरे को आंसर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। देखो 1973 के अंदर क्या हुआ था कि डायरेक्टरी आई थी। डायरेक्टरी में क्या किया था, बहुत सारे लोगों को चुना गया था, बहुत सारे विधायिका को चुना गया था। एक बंदे को नहीं चुना गया था, जिससे कि ये एक बंदा दोबारा से तानाशाना बन जाए, उसके डर के लिए 4-5 बंदों को चुना गया था विधायिका में, और उसी के साथ साथ एक कार्यपालिका में भी 5 बंदों को चुना गया था। ठीक है, 2 बनाई गई थी विधायिका। दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, 1793 में 2 विधायिका बनाई गई। ठीक है, और दोनों विधायिकों में 1 से ज़्यादा मेंबरों को चुना गया। उसके साथ एक कार्यपालिका भी बनाई जिसमें 5 मेंबरों को चुना गया। बट इनमें हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी, इन दोनों में, कार्यपालिका और विधायिका में लड़ाई होती रहती थी, जो विवाद होता रहता था। इसी का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और वो वहाँ का डिक्टेटर बन गया। ठीक है, और इसी से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट हटा कैसे था। तो 1815 में एक द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, वाटरलू
वाटरलू मतलब पानीपत की लड़ाई हुई थी जिसमें वो हार गया था और मतलब मार दिया गया था, मर गया था वो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगे बताइए। 3 इंपॉर्टेंट मांगे थी, कौन कौन सी? पहले तो लड़ाई को रोक दिया जाए, दूसरा है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और तीसरी मांगे ये थी कि जल्दी से जल्दी जो लैंड है, लैंड का मतलब जो ज़मीन है, वो किसानों को दे दी जाए। किससे छीनकर? कुलीन वर्गों से लेकर। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। जमीनों को किसानों को दे दिया जाए, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें बोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादियों की मुख्य विशेषता बताइए, विचार बताइए। ये तीनों के तीनों में से किसी एक के ऊपर भी आ सकता है, और अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब हुई तो तीनों के तीनों ही आ सकते हैं। तो इसलिए ये मैं दिखा देता हूँ, इसका भी आंसर मैंने लिखा हुआ है। ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मेरे को पीडीएफ खोलने में दिक्कत आ रही है। एक्चुअली बच्चे, मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो एक बच्चे ने मेरे को एक एडवाइस दी कि सर आप जीपी लिंक का यूज़ करो। जीपी लिंक से पता है क्या होता है, मतलब मेरे मेरे क्या कहते हैं उसको, जो भी मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा उसको वो एक पहले तो जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा ना, उस पर जब क्लिक करोगे ना, तो क्या होगा, कुछ ऐड चलेगी, उसके बाद उस ऐड के ख़त्म होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो जाकर मेरे नोट्स खुलेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो हाउ टू ओपन जीपी लिंक्स, उस पर क्लिक मतलब उस वीडियो को सर्च करो और वीडियो को देखो, जिससे आपको नोट्स खोलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूंगा, बट फिर भी आप अगर नोट्स खोल के, क्योंकि जब तक मोनेटाइज नहीं होता, वैसे तो बच्चों ने कहा कि हम आप पेटीएम नंबर दे दो, बट वो थोड़ा सही नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो इसलिए आप जीपी लिंक का ही यूज़ करो, जीपी लिंक को ओपन करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके जी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी और मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं खुद बोलूँगा, बट अभी मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। रूढ़िवादी की मुख्य विशेषता देखो, रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जैसे पुराने लोग, पुरानी सोच वाले लोग, जो चाहते हैं कि बदलाव आए ना, और बदलाव आए भी तो वो धीरे धीरे आए। तो रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो स्लो चेंज, या इंग्लिश में मैं बच्चों को बोलता हूँ स्लो चेंज या नो चेंज, ये होते हैं रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोग की पढ़ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो रूढ़िवादी लोग हैं वो उदारवादियों से और परिवर्तनवादियों से का विरोध करते थे, अतीत का सम्मान करते थे, ये बोलते थे राजा रानी वाला सिस्टम ही होना चाहिए, और बदलाव की प्रतिक्रिया धीमी, और बदलाव आए भी तो धीमा है। ठीक है, दूसरी तरफ जो उदारवादी लोग थे वो क्या करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, अनियंत्रित सत्ता का विरोध करते, यानी राजा रानी वाले सिस्टम का ये भी विरोध करते थे, जबकि ये राजा रानी वाले सिस्टम को प्रेस करते थे, चाहते थे राजा रानी वाला सिस्टम ही रहे। कौन? रूढ़िवादी। बट उदारवादी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि लोगों को अधिकार मिले। बट ये एक चीज़ में इनकी जो चीज़ थी वो बहुत खराब थी। क्या चीज़? ये बोलते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइजी, यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो मर्द, और जिस मर्द के पास, जिस आदमी के पास, जिस पुरुष के पास संपत्ति, उसे ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये इनकी थोड़ी खामियां थी, बुरी चीज़ थी। इनकी परिवर्तनवादियों की बात करें तो ये बोलते थे कि सरकार उन्हीं की होनी चाहिए जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। साथ ही में ये बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति के प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध करते थे, बोलते थे बड़े बड़े लोगों को जो विशेष अधिकार दिए गए उसको समाप्त कर दो। बट इनकी एक अच्छी बात थी, ये महिलाओं के अधिकारों का भी सम्मान करते थे और बोलते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1917 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव बताइए। सबसे पहले तो फ्रांसीसी क्रांति में आपको वैसे ही बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ओके, जो फरवरी क्रांति थी उसका मैं पहले से थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। फरवरी क्रांति 1917 की बात है, 1917 फरवरी की बात है, और इसी क्रांति के कारण राजाशाही जो था वो ख़त्म हो गया था, यानी जो राजा था ना, जो रूस का राजा था, उसको बोला जाता था ज़ार, और उस राजा का नाम था ज़ार निकोलस सेकंड। तो उसके बाद कोई भी राजा नहीं बना, कोई भी राजा रानी वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया था 1917 के क्रांति के बाद। ठीक है, तो क्या थी वो क्रांति, क्या क्या ये थे, ये सारे के सारे कारण हैं। उद्योगों का बंद होना, खाद्यान्न की कमी आना, ठीक है, और सैनिकों के मनोबल गिरना, शरणार्थियों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसी की वजह से लोगों ने किसके विरुद्ध, राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी।
ठीक है। और इसी वजह से राजशाही खत्म हो गया था, ये था फरवरी क्रांति। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, एक बार रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर ना समझ आए तो एक बार बता देना, मैं समझाने का दोबारा से बना दूंगा इस पे वीडियो, ठीक है। या चैप्टर वाइज आप देख सकते हो, चैप्टर वाइज मैंने बना रखा है, तो चैप्टर वाइज देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको पहले ही बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति के बाद जो आए थे बदलाव उनको बताने, अक्टूबर क्रांति के बाद जो जो बदलाव आए थे उनको बताने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए थे। ये आया था अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी अक्टूबर क्रांति, देखो एक तो फरवरी हुई थी और अक्टूबर हुआ था, तो अक्टूबर क्रांति की बात कर रहा हूँ मैं। अक्टूबर क्रांति के बाद यानी नवंबर में सारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी जो भूमि अब वो किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं होगी, कोई ये नहीं बोल सकता है मेरी ज़मीन है तुम्हारी ज़मीन है। अब सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का रोक लगा दी। जो राजा रानी वाला सिस्टम था जिसमें एक मंत्री बना दिया, ये सारी की सारी उपाधियां एकदम खत्म कर दी गई, कोई भी पहले से चली हुई उपाधियां नहीं रहेगी अब। व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। एक ही पार्टी का नियंत्रण हो गया था अब, किसका? बोल्शेविक्स पार्टी का। और बोल्शेविक्स पार्टी के नाम को बदलकर रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, ठीक है, रेवोल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ये सारे के सारे बदलाव आए थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस की जो व्यवस्था थी, रूस पे क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले तो बहुत सारे प्रभाव पड़े। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ओके। और इस प्रथम विश्व युद्ध में 70 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बने थे, ठीक है। इसका मतलब युद्ध से उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, बहुत सारे लोगों की जान गई। लोगों के पास जो बहुत सारे लोगों को कंपनी से, फैक्ट्री से निकाल कर, इंडस्ट्री से निकाल कर, उद्योगों से निकाल कर उनको लड़ाई करने के लिए भेजा जा रहा था। जो रेल थी वो भी टूट रही थी, रेल की जो पटरियां थी वो भी टूटने लग गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी, ठीक है। ये सारी की सारी तकलीफ़ें आ रही थी। ये रहा आंसर आपका। ये तो बता रखा है 1914 से लेकर 18 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। दो खेमों के बीच में हुआ था, एक तो केंद्र शक्तियाँ और एक मित्र राष्ट्र। तो केंद्र शक्तियाँ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और इसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। रूस जीता था, याद रखना, मित्र राष्ट्र में। बट 1916 के अंदर उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रथम विश्व युद्ध से है, यानी बहुत ज़्यादा रेलवे वगैरह टूट गई थी। जो दोबारा से एक बार बता देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। 70 लाख से ज़्यादा लोग जो थे मर गए थे, 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे, रेलवे वगैरह टूटने लगी थी, खाद्यान्न संकट आ चुका था। जो ज़्यादातर उद्योग में से लोगों को ले जाकर फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे मज़दूरों की कमी आ गई थी, ठीक है। ये सारे के सारे रीज़न देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था? ये मैं आपको बता देता हूँ, स्टालिन का सामूहिकरण क्या था। सबसे पहले तो बोल्शेविक्स का एक नेता था जिसका नाम था लेनिन। अप्रैल थीसिस में आपने करा होगा लेनिन। तो लेनिन के बाद, लेनिन की मृत्यु के बाद एक लीडर बना जिसका नाम था स्टालिन। अब स्टालिन ने क्या करा, ज़्यादातर फार्म को, ज़्यादातर ज़मीन को अब अपने कब्जे में ले लिया। और पहले क्या होती थी, एक बंदे की ज़मीन होती थी, सोनू की, मोनू की, टोनू की, इन सबकी ज़मीन अलग अलग होती थी। बट अब इन सबकी ज़मीन को मिला दिया गया, ठीक है। इसको कहा जाने लगा कोल खोज। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कोल खोज किसे कहा जाता है? सामूहिक जमीन को कोल खोज कहा जाता है। और उस पर बोला कि उस पर खेती करो, और जो खेती होती थी, खेती का जितना कमाता, मतलब खेती होती थी और जो टोटल प्रोडक्शन निकलता था ना, उसको बांट दिया जाता था। ये था स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम। बट इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान ही हुआ। 1929 यानी 1929 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। और इसी के 1-2 साल बाद ही जो किसान के पास जितने भी जानवर थे ना, उसके 1/3 रह गए, यानी 100 जानवर थे तो 33 ही रह गए। इतनी बुरी ज़्यादा खाद्यान्न संकट आ चुका था। और जो इनकी बातें नहीं मानता था ना, वो उसको एग्जाइल या डिपोर्ट, यानी बाहर देश निकाला कर दिया जाता था या भेज दिया जाता था दूसरे देश में। ये सारी की सारी या बहिष्कार कर दिया जाता था। ये सारी की सारी चीज़ें करी गई थी स्टालिन के सामूहिकीकरण के प्रोग्राम में। ये रहा इसका आंसर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जी, ठीक है। छोटे छोटे भूमि को जोड़कर एक बड़ी जो ज़मीन बना दी गई थी, 1929 में चलाया गया था। बट ये अच्छा चला नहीं, ठीक है। मेरी वर्डिंग पे भी ज़्यादा जाना, लिखने पे इतना मत जाया करो, बट वर्डिंग सुना ज़्यादा करो, ठीक है। क्योंकि बना के आप लिख सकते हो अगर मेरी बात आप सुनोगे तो, क्योंकि रीडिंग तो आपको बुक से भी पढ़ कर आप कर सकते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा तभी आप यहाँ आए हो, तो सुनने पर ज़्यादा देखा करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं लिंक डाल ही दूँगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मेरे को थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, तो इसलिए पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं कि रूस में गृह युद्ध क्या है। देखो गृह युद्ध हो गया था रूस के अंदर, क्या हुआ था, ओके दिखा देता हूँ इसका आंसर, ये रहा, गृह युद्ध हो गया था। गृह युद्ध का मतलब ये आपको याद रखना है, गृह युद्ध किनके बीच में हुआ था, रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में। अब रेड कौन थे, ये बोल्शेविक्स। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोल्शेविक्स का समर्थन करते थे उसको किस खेमे में रखा गया था, वो थे अपने रेड्स, ठीक है। ग्रीन थे सामाजिक क्रांतिकारी और वाइट्स थे जो जार के समर्थक थे, जो चाहते थे जार ही रहे। तो इन तीनों के बीच में लड़ाई होने लगी थी, तो इसी को गृह युद्ध कहा जाने लगा। यानी देश के अंदर ही वाइट, रेड और ग्रीन के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसी को ही गृह युद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना कि ग्रीन्स को कौन सपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस को, जो वाइट है उनको फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन मिल रहा था, ये सारी की सारी, क्योंकि ये समाजवादी के मतलब ये जो वाइट थे वो वो वाइट ये चाहते थे कि जार रहे, और ये ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका भी चाहते थे कि जार रहे, तो इसलिए ये वाइट लोगों को समर्थन करते थे, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये था कि रूस की क्रांति, ओके, रूस की क्रांति का विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। सबसे पहले तो किसानों वगैरह को और श्रमिकों को एक अच्छा स्थान मिला, उनका सम्मान बढ़ा, किसानों वगैरह का और श्रमिक यानी लेबर वगैरह का। और उसके बाद क्या हुआ, 1917 के बाद समाजवादी सरकार का गठन हुआ और दूसरे देश में भी ये फैला, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी समाजवादी पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी ब्रिटेन की, अलग अलग समाजवादी पार्टी जर्मनी की, अलग अलग पार्टियां बनने लगी, समाजवादी सरकारें बनने लगी अलग अलग देश में भी, ठीक है। रूस की क्रांति की वजह से ना जो पूंजीपति थे, देखो एक तो जो रूस में मॉडल अपनाया गया था वो साम्यवाद था, तो जिन जिन देश में पूंजीपति था ना उन पे प्रॉब्लम आने लगी, उनके बीच में और श्रमिकों के बीच में, मजदूरों के और किसानों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब किसान और श्रमिक थे वो ये बोलने लगे कि जैसे रूस के लोगों ने अपनी आज़ादी ली है वैसे हम भी आपसे आज़ादी लेंगे, हम भी समाजवाद का मॉडल अपनाएंगे, हम भी ये पूंजीपतियों का जो पूंजीवाद वाला मॉडल है उसको छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनेक देशों में सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करने का दायित्व है। अब जो सरकार है वो पहले लोगों के बारे में इतना नहीं सोचती थी, बट जैसे ये रूस की क्रांति हुई वैसे उन्होंने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर से 3-4 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं आपके, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको इसके नोट्स पे लेकर जाऊंगा जिससे आपको आसानी हो। सबसे पहले तो है क्या ये कि 1905 में रूसी में सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक हालत कैसी थी, खूनी रविवार क्या है और डूमा क्या है। चलो पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं, ये समझ लेते हैं क्या है। 1905 की बात करी गई है, तो हम आते हैं एक साल पहले 1904 में, क्योंकि क्रांति जो हुई होगी उससे एक साल पहले ही कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से क्रांति हुई थी। तो 1905 के अंदर क्रांति हुई थी और 1904 में क्या हुआ था, खाद्य संकट आ चुका था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, फैक्ट्रियों में ताले लग रहे थे, और जो फैक्ट्री वर्करों को निकाला जा रहा था, ठीक है। और जो लोग थे वो अब चाहते थे कि राजा का शासन हटे और एक एक पार्लियामेंट यानी संसदीय एक सरकार बने, संविधान आए, ठीक है। अब ये बात तो चल रही थी, बट उसी के साथ क्या हुआ, एक पिटिल ऑफ आयरन वर्क करके एक कंपनी थी जिसने अपने 4 श्रमिकों को निकाल दिया। 4 श्रमिकों को क्यों निकाल दिया, 4 श्रमिकों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे उन्हें और काम था नहीं, तो इसकी वजह से 4 लोगों को निकाल दिया। उसकी वजह से, क्योंकि श्रमिकों में बहुत ज़्यादा समानता थी और एक दूसरे से लगाव बहुत ज़्यादा था, यूनिटी थी, उसकी वजह से 1,10,000 से ज़्यादा जो श्रमिक थे वो रोड पे आ गए, हड़तालें वगैरह करने लगे, बहुत ज़्यादा हड़तालें करने लगे वो। और वो हड़ताल करते करते चले गए सेंट पीटर्सबर्ग में। कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो अपना जार था, जार निकोलस सेकंड था, उनके जो किला था उसके बाहर खड़े होके उन्होंने बहुत ज़्यादा हड़तालें करी, ठीक है। 1905 की बात, आप 1905 में आ गए। अब जब उन्होंने ये सारी की सारी हड़तालें करी ना, तो राजा ने अपने उनको भेजा, पुलिस वगैरह को भेजा और कहा इनको मारो। पुलिस ने 100 लोगों को मारा जान से और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, और इसी चीज़ को बोला जाने लगा खूनी रविवार। तो आपको पता चल गया ना कि 1905 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ऊपर से लोग संविधान की मांग वगैरह कर रहे थे, और फिर हमें पता चल गया खूनी रविवार, ठीक है। अब जो खूनी रविवार था वो हुआ, उसके बाद जार को लग रहा था कि बंद कर देंगे, बट उन्होंने अपनी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा दी, खून खराबा और ज़्यादा करने लग गए, लड़ने लग गए, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गया। और इसी की वजह से कुछ लोगों ने किसको, अपने जार निकोलस को राय दी कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनकी बातें माननी पड़ेगी, और जार ने बनाया डूमा। डूमा होता है कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी संसद बनाई जो किसी के उससे चलती हो,
एक परामर्श संसद बनाई थी उन्होंने, जिसमें डूमा बनाई गई थी, यानी वही अब कानून बनाएगा, उसी को अधिकार दिया गया। यानी राजा के पास, जार के पास तो था ही, साथ में डूमा को भी अधिकार किया। तो परामर्श संसद जिसे डूमा कहा जाता, समझ आ गया। बट राजा था इंटेलिजेंट, उसने डूमा में अपने ही लोगों को बिठाया, क्योंकि अपने लोगों को बिठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा कोई कानून बनाएंगे नहीं जो राजा के विरुद्ध जाए। ठीक है, ओके यार, ये 2 चैप्टर की वीडियो बन चुकी है। बाकी चैप्टर अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना। बाकी अगर ये भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे, चौथे और 5वें की वीडियो देख लो, वो भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट अगर फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की नीड पड़ती है तो आप मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। एंड जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करा करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो वगैरह करो। एंड अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मेरे को नीचे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड हाँ, हिस्ट्री के मैप की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जियो के मैप, यानी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के पूरे अपलोड हो चुके हैं इस वीडियो के साथ। हिस्ट्री के अगर बाकी चैप्टर की बोलोगे तो वो भी मैं बना दूंगा, अपलोड सारी की सारी बुक का हो चुका है, तो आप वहाँ पर जाके रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे रखा है। ओके, बाय बाय।